एक दिन पहले आके दरगाह को शहीद करने की बात जरूरत नहीं थी। शहीद करके अभी 8 दिन हो गया, कुछ भी हुआ सो नहीं है, रोड बना सो नहीं है 8 दिन में। अगर बैठ के अगर 10-15 दिन की बात होती, वहां पे वक्त देते या महीने का वक्त देते, हम लोग हमारे तरीके से कर सकते थे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुबली की सारी आवाम और कर्नाटक की आवाम को सलाम पेश करते हुए, हुबली का जो दरगाह का इशू था, ये बहुत बड़ा इशू था। और जिस दिन दरगाह शहीद होने वाली थी, मेरी उस दिन पूरी कोशिश थी कि मैं यहाँ पे आऊँ, बैठ के अगर कुछ भी अगर हमारे से हो सकता है तो बैठ के बात करेंगे बोल के, और टॉप लेवल के जो भी ऑफिशियल्स है, कुछ भी अगर थोड़ा वक्त या मोहलत लेके कुछ भी एक सही तरीके से क्या भी अगर काम हो सकता है तो देखें बोल, कोशिश करेंगे बोल के था। और उस टाइम पे क्या हो गया, कुमारण्णा के यात्रा में रहने की वजह से, और एक दिन पहले क्यों इसमें कोई भी मोहलत दिया नहीं है, ये जो शहीद करने के वास्ते कोई मोहलत दी नहीं थी गवर्नमेंट। बिल्कुल एक दिन पहले वो लोग डिसीजन ले लिए कि दरगाह शहीद करते हैं बोल के। और बम्बई साहब से इल्तिजा करता हूं मैं, कम से कम दरगाह के लिए 1 एकड़ जगह कहीं भी मेन रोड में अलॉट करके, मेन रोड में 1 एकड़ जगह दे के, और जो भी दरगाह बेहतरीन दरगाह बनने के वास्ते जो भी अगर गवर्नमेंट की तरफ से अगर ये चीजें बनी तो और बेहतर काम हो जाता है। ठीक है, बहुत से जगहों पे मंदिरों को भी निकालना होता है हाईवे के लिए। दरगाह की भी अगर ये हालत थी तो उसमें कोई जातीली दुश्मनी की वजह से आप निकाले बोल के वो कोई बात है नहीं यहाँ पे। मगर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है इसमें एक पॉलिटिकल प्रेशर आ गया था। नहीं, पॉलिटिकल प्रेशर माने देखो, कांग्रेस के टाइम पे ये चीजें सब थोड़े संभल के ठीक है बोल के थोड़े कम से हिसाब में थी। बीजेपी में क्या हो गया है, अब इलेक्शन एक नजदीक आ गया है। इलेक्शन के दरमियान कुछ भी ऐसा एक इश्यू अगर आ गया तो हाथ में कुछ तो भी एक मुद्दा मिलता बोल के वो भी एक स्ट्रैटेजी हो सकती है लोगों की। तो आपको क्या लगता है सर, इसमें बीजेपी वालों का चाल हो सकती है? नहीं, बीजेपी वालों की चाल देखो, अगर बीजेपी वाले अगर चाहते, आज उनकी गवर्नमेंट है, वो कुछ तो भी एक बेहतरीन इंतजाम कर सकते थे। वो एकाएक एक दिन पहले आके दरगाह को शहीद करने की बात जरूरत नहीं थी। और यहाँ पे कोई भी लोग आके नहीं तुम तोड़ना नहीं फोड़ना नहीं बोल के बोले सो भी नहीं है हुबली वाले। और कम से कम बैठ के बातचीत करके, उलामा थे, उतने बड़े बड़े लोग थे, बुजुर्ग लोग थे यहाँ पे, और सिलसिलेवार लोग यहाँ पे हुबली में हैं बहुत से, उनसे बैठ के बातचीत करके कुछ भी अगर हो सकता था तो अगर वो दरगाह को अगर वो दूसरी किसी और जगह भी अगर लेके जाना था हमको, उनको जो भी तावीज को, तो बैठ के बातचीत करके उसका एक तरीका रहता था। अगर वो उस तरीके से अगर करते तो और बेहतर हो जाता था और कौम में एक अच्छा मैसेज जाता था। उसके वो करने के अलावा सिर्फ 1 दिन या 2 दिन की खाली मोहलत दे के बिल्कुल सीधे आके दरगाह शहीद करने का काम शुरू कर दिए। आपको जैसे मालूम पड़ा सर, तो आपकी पार्टी की जानिब से आपने क्या कदम बढ़ाया? नहीं, हमको जैसे मालूम हुआ, यहाँ से जो भी हमारे लोग थे जेडीएस के, उसके बाद में कुमारण्णा साहब से बात हुई। कुमारण्णा साहब टॉप लेवल पे बात किए तो कुमारण्णा साहब को इतला ये हुई, साहब ये जो भी मसला है ये कोर्ट में चल रहा था, मगर कम से कम अगर मोहलत मिल जाती हमको, हमारे कौम को एक तरीके से, उसका जो भी तरीका होता है हमको तावीज बदलाने का, कहीं दूसरी जगह लेके जाके कर लेने का, वो एक सही ढंग से कर सकते थे। उसको इतनी जल्दबाजी में करने की जरूरत नहीं थी। उसको रोकने के लिए क्या कर सकते थे सर आप, जैसा कि मालूम हुआ? नहीं, बैठक कर सकते थे हम लोग। देखो, गवर्नमेंट ऑफिशियल से और हमारी कौम के बड़े लोगों के साथ में बैठ के बातचीत करके तकरीबन 1 महीना 2 महीने का वक्त लेके, कोई एक रात में, अभी 2 दिन, हमको अभी दरगाह शहीद करके अभी 8 दिन हो गया, कुछ भी हुआ सो नहीं है, रोड बना सो नहीं है 8 दिन में। अगर बैठ के अगर 10-15 दिन की बात होती, वहां पे वक्त देते या महीने का वक्त देते, हम लोग हमारे तरीके से कर सकते थे। अभी चलो दरगाह शहीद हो गई, हम दरगाह किसी और जगह बना लिए, तो कम से कम गवर्नमेंट की यह जिम्मेदारी होती है, बम्बई साहब की बिल्कुल जिम्मेदारी होती है। मैं हमेशा बोलता हूं, बम्बई साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप चीफ मिनिस्टर हैं सारी कौम के, पूरे स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं आप,
किसी भी कौम का अगर दिल दुखता है, कोई भी ऐसे माने ऐसे इश्यूज पे, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप बुला के बिठा के बात करके उनको समझा के जो भी सहूलतें होती है आपकी तरफ से वो करने की आपकी जिम्मेदारी है। ऐसा ही हाल रहा तो आगे आने वाले दिनों में जो है बहुत सारे दरगाहें हैं, मस्जिदें हैं, तो उसके लिए क्या, इसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए सर? साहब, दरगाहें मस्जिदें ये लोग उतनी आसानी नहीं है कि चलो आ गया चलो तोड़ते बैठेंगे बोल के, समझे? हर चीज की कोई हद रहती है। अभी क्या है, ये दरगाह रोड पे थी, वो हाईवे का काम होना था, ऐसे चीजों में बहुत से मंदिरों भी टूट के हैं, बहुत से चर्च भी टूट के हैं, बहुत से गुरुद्वारे भी टूट के हैं, बहुत से दरगाहें भी निकलते हैं। वो सोच के हमारी कौम चुप के है। अगर आप पर्टिकुलरली दरगाहों पे टारगेट करने की बात है तो कौम चुप बैठने वाली नहीं है। आप कोई कॉन्स्पिरेसी के तहत अगर आप ये काम करते हैं तो कोई भी चुप के बैठने वाली नहीं है। वो बर्दाश्त के बाहर की बात है। ऐसे छोटे छोटे हरकतें करके अगर मायूस करने की कोशिश करे तो नुकसान किसका है? पूरे वतन का नुकसान है, खाली हमारी कौम का नुकसान नहीं है। और यहाँ पे क्या है, खाली 5 लाख 10 लाख की कौम नहीं है, 40 करोड़ लोगों को कितना आप दबा सकते हैं? अगर छोटी मोटी कौम कोई है तो 2-4 लाख की है तो आप अलग हिसाब से सोच सकते हैं। इतनी बड़ी कौम है, आपको लड़के नहीं जीना है, आपको साथ में रह के प्यार मोहब्बत से जीने का एक रास्ता तय करना है वो लोग। और हमारी तरफ से आप हिस्ट्री उठा के देख लो, इतिहास देख लो, कभी भी कोई छोटी हरकत मुसलमानों की तरफ से कभी नहीं होती, पहल नहीं होती। कभी भी पहल होती है तो उस तरफ से होती है। मैं इल्तिजा करता हूं रियासत में जो भी चीफ मिनिस्टर्स हैं, जो भी पावर में हैं, कौम को साथ लेके चलने की कोशिश करो। सर, अब मामले दरगाह से हटकर हम सियासी तौर पर आता हूं सर। आप माइनॉरिटी के भी एक नुमाइंदे हैं, तो माइनॉरिटी को लेकर आपकी क्या स्टैंड है इसमें, माइनॉरिटी को लेकर? सब देखो, हुबली में माइनॉरिटी बिल्कुल स्ट्रांग पोजीशन पे है। अभी हुबली मेरा ये 3वां दौरा है। मैं जहाँ पे माइनॉरिटी स्ट्रांग है वहां पे मेरे 1 से 10 दौरे करने वाला हूँ। सर, अब तक माइनॉरिटी को लेकर इधर हुबली धारवाड़ में कुछ दिखाई नहीं दिया गया, तो आप इसके बारे में क्या? नहीं, हुबली धारवाड़ में बेहतरीन काम होता है। अभी देखो, मैं आप अंदाजा लगा सकते हैं, जब भी मैं हुबली आता हूं कम से कम 300 से 400 लोग, रात के मैं 11 बजे आया हूं यहाँ पे, रात के 11 बजे आया हूं, 2 बजे तक कम से कम 150 लोग यहाँ पे थे। वो 150 लोगों में कम से कम 100 आदमी हमारे कौम के थे। मुतल्लियां थे, इमाम थे, अंजुमन के थोड़े लोग थे, उसके बाद में एससी वाले आए थे, शोभा भी आए थे यहाँ पे, उसके बाद में हमारे गुरुराज साहब आके मिलके गए यहाँ पे। पहले हुबली की हालत क्या थी, कोई भी अगर माइनॉरिटी का आया तो नुमाइंदे की उसकी जान पहचान भी होती नहीं थी। आज की हालत यह है, हुबली में जेडीएस में माइनॉरिटी बिल्कुल स्ट्रांग पोजीशन पे है, और जेडीएस की माइनॉरिटी डिसाइडिंग फैक्टर है हुबली के इलेक्शन जीतने में। हुबली के जेडीएस माइनॉरिटी कैडर को उतनी आसानी से लेने की जरूरत ही नहीं है। सर, एमएलए इलेक्शन जो आने वाले हैं हुबली से, आपने किसे तय किया है कि इसे देखो, यहाँ से 2-3 एस्पिरेंट हैं, समझे? 2-3 एस्पिरेंटों में अभी एससी का हुबली सिटी की जो बात चलती है, शोभा मैडम जो है उनका काम धाम थोड़ा बेहतर लग रहा है। अब 2-3 आदमी भी एप्लीकेशन सबमिट करके हैं, और जो भी बड़े लोग हैं, जो भी हाईकमांड है, बैठ के डिसाइड करते हैं कौन बेहतर है बोल के। जो हमारी तरफ से रिपोर्ट देना था, कौन बेहतर है, क्या करते हैं, कैसा होता है बोल के, वो रिपोर्ट हम लोग पहुंचाए वहां पे। इंशाल्लाह वही बात करने की एक जरूरत थी, उस वास्ते मैं रात में आया हूं। इंशाल्लाह अभी मैं कल परसों जाने के बाद में फिर इब्राहिम साहब से और कुमार साहब से बैठक होती है। इंशाल्लाह यहाँ पे जो बेहतर कैंडिडेट जो भी हमको लगता है, क्यों हुबली में और हुबली सिटी के एससी रिजर्व है, एससी रिजर्व होने की वजह से वो हमारा कैंडिडेट नहीं है। हमारा कैंडिडेट नहीं होने के बावजूद हमारे लोग कौन से कैंडिडेट को चाहते हैं, माइनॉरिटीज कौन से कैंडिडेट चाहते हैं, वो पूछने की जिम्मेदारी हमारी बनती है। वो बातचीत होगी, ऑलमोस्ट ऑल 2 से 3 बार वो बात होगी है। इंशाल्लाह और एक बार मुझे आना पड़ेगा ये फाइनल होने से पहले,
इंशाल्लाह मैं फिर आके वो बात करके खत्म करेंगे इंशाल्लाह, वो बड़े लोग डिसाइड करते हैं। और आज की तारीख में हमारी कौम बाकायदा तकरीबन मैं बोला पहले भी बोला 30 से 40% मुसलमान जेडीएस की तरफ बाकायदा आ गया है। इसको जो माइनॉरिटी के वास्ते हुबली में, खाली हुबली में नहीं है, पूरे स्टेट में अभी बिल्कुल हमारे मैनिफेस्टो में बात है, आप देख लो, हर अंजुमन के वास्ते 10 करोड़ रुपए सैंक्शन होते हैं, हर अंजुमन के वास्ते। और कोई भी अंजुमन वक्फ बोर्ड में जाके एप्लीकेशन देके वहां पे पूरा सबमिट करके फिरने की जरूरत नहीं है। तहसीलदार और एसी के अंडर में यहाँ पे फंड्स रहते हैं, इमीडिएट यहाँ का यहाँ लेके खत्म कर सकते हैं। 10 करोड़ रुपए। और मुसलमानों के लिए यूनिवर्सिटीज बनाने की बात है, गर्ल्स हॉस्टल्स बनाने की बात है। और एक बोलता हूं मैं आपको, ये जो पंचरत्न जो कार्यक्रम हो रहा है जेडीएस का, ये कोई कौम को लेकर नहीं हो रहा है। इसमें मुसलमान है, दलित है, क्रिश्चियन है, सिख है, बौद्ध है, सब कोई भी जात का है, बड़े लिंगायत हैं, गौड़ास हैं, जो भी है, मैं क्या बोल रहा हूं, दलित हैं, जो भी हैं, हर एक के, नहीं सुनो, हर एक के बच्चों को एक ही स्कूल में पढ़ने का एक मौका है, हर एक को इलाज मुफ्त है, गरीब आदमियों को घर मुफ्त मिलता है, औरतों की जिंदगी बेहतर बनने के वास्ते उनका सबलीकरण अलग होता है। और नीरावरी जो योजना होता है, ये कर्नाटका का सबसे बेहतरीन प्रोग्राम है। अगर सारे नदियां मिलके अगर समुद्र में जाने के बजाय अगर हमको ज़राअत में अगर इस्तेमाल होता है पानी, तो उसकी पैदावार क्या होती है और रैयतों की हालत क्या होती है, जरा सोचो किस ऊंचाई पे रैयत पहुंचता है। अभी ये एक कौम को लेके ये पार्टी क्या है, टारगेट एक कौम के वास्ते करती नहीं है, पूरी कर्नाटका के लोगों के लिए, पूरे कर्नाटका के माने जो भी लोग हैं कर्नाटका, हमारे जो स्टेट में, सबके लिए एक ही स्कीम है। ये हिंदू है, ये मुसलमान है, इस हिसाब की कोई भी स्कीम नहीं है। मगर स्पेशली जो भी ये कोटा होता है एक कम्युनिटी के लिए इतना बोल के, इंशाअल्लाह इस बार बजट में कम से कम 10,000 करोड़ मुसलमानों के लिए इंशाअल्लाह जेडीएस की गवर्नमेंट में मिलने वाला है। देखिए सर, जो हुबली का जो इंसिडेंट हुआ, बच्चों को कैद किया गया, तो इसमें आपका क्या रोल रहा जेडीएस का इस पर? देखो, जब बच्चे अरेस्ट हुए, जब बच्चों के ऊपर जो फ्रेम किए केसेस, उसमें सबसे पहली पार्टी रिएक्ट होने वाली वो जेडीएस थी। और हमारे हुबली के लोकलाइट तो हमारे अफरोज साहब हैं, अफरोज साहब इमीडिएट कुमार अन्ना साहब से कोऑर्डिनेट करने के बाद, कुमार अन्ना साहब इनको खुला बोल के हैं, जो भी आप बच्चों को अंदर डाले हैं जो बेगुनाह हैं, उनको पहले रिहा करने का काम हम लोग करेंगे। और कुछ भी आप सोचे बगैर बच्चों के साथ आप जाओ, जो भी बच्चों को मदद करना है वो मदद करो। और जो भी बेगुनाह बच्चे हैं उनके साथ हमारी पार्टी बाकायदा खड़के है। और आप जाके उसका जो भी कंप्लेंट करना है आप जाके कंप्लेंट करो। उसके बाद वो बोलने के बाद अफरोज साहब जाके बाकायदा उसका एक लेटर दे के, रिक्वेजेशन लेटर दे के, क्या बोल के, ये बच्चों को जो भी ये कॉन्स्पिरेसी के तहत आप अंदर डाल के हैं, इनकी कोई गलती नहीं है, आप इसके ऊपर गौर फरमाओ बोल के इनको जो भी अथॉरिटीज को लेटर्स पहुंचाना था वो पहुंचा के हैं, वो जो पहुंचाएं हमारी पार्टी की तरफ से, हमारे कुमार अन्ना साहब बोलने के बाद उसका लेटर्स आज भी मौजूद है हमारे पास। आज भी अफरोज साहब के पास वो लेटर मौजूद है, अगर आपको मांगता है तो लेटर ले लो। इससे साबित होता है ये हमारे बच्चों के पीछे सिवाय जेडीएस पार्टी के कोई और पार्टी ठहरी नहीं है, और सिवाय कुमार अन्ना साहब के कोई और फिक्र करा नहीं है इनके बारे में। ऐसे परेशानियां और 50 आने वाली हैं आगे। अगर ये परेशानियों से निजात पाना है तो ये कांग्रेस और बीजेपी के जो पीछे भागना है वो छोड़ देना। हमारे लोग जेडीएस की तरफ आप आ जाओ, इंशाअल्लाह ऐसी परेशानी के बारे में पूरी कौम निजात पा लेती है।